गाइस सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट गाइस कि आपके वजह से आज मेरे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर्स हैं। कभी मेरे चैनल पे 1-2 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे और मैं जब वीडियो डालता था तो केवल 10-15 व्यूज़ आते थे, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड के होते थे। तो गाइज़ आज मेरे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर्स होने की वजह से बहुत ही खुश हूँ। आप सबका सपोर्ट है, इसकी वजह से आज मेरे को इतना सब्सक्राइबर्स मिला। तो थैंक्स गाइज, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जितना आपका सपोर्ट होगा उतने मेरे तरफ से मेहनत होगा। तो गाइज अगर आपको जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ या फिर इससे पहले मैंने कराया है उसका नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे को डीएम कीजिए, मैं आपको सारे चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ की तरफ। तो देखिए ओम्स लॉ बेसिकली है क्या, तो इसे हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करते हैं अच्छे से। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स ने यही बताया था, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपको कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है। तो गाइज इसमें बोला गया था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो हम अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग को देना पड़ता है, सबको पता है। तो जो कांस्टेंट देते हैं वो उस कांस्टेंट का नाम होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो ये R क्या हो जाता है, डिवाइड में इधर चला जाएगा तो आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे से हमारा करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा है, रेसिस्टेंस। तो मन में डाउट उठेगा कि भाई ये रेसिस्टेंस क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग जान रहे थे कि V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है, करंट। लेकिन ये जो R है वो क्या है, तो R का मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है भाई, एक्चुअली में ये क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो उसको क्या करता है, रोकता है, उसे जाने नहीं देता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया कि द ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। फिर से एक बार बोलूंगा, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो रोकता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है आपका ओम, ठीक है। कि जब कोई सब्सटेंस या फिर कोई कंडक्टर जब ओम्स लॉ को ओबे करे तो उस सब्सटेंस को, उस कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर या फिर लीनियर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक केस है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई R होगा, ठीक है। उसी हिसाब से R इज इक्वल टू V बाई I हो सकता है। अब अगर यहाँ पे I का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे I का वैल्यू 1 हो जाए तो R जो हो जाएगा V के इक्वल हो जाएगा। तो गाइज रिलेशन बिटवीन सीजीएस और ऐसे सिस्टम को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ पे भी एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ये ग्राफ तो आप सबको पता है कि ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें इस साइड वोल्ट रहेगा और इस साइड करंट रहेगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि रेसिस्टेंस फाइंड करो। तो ये जो ग्राफ हम लोग को दे रहा है वोल्ट बाई करंट का, वो क्या दे रहा है, हम लोग को रेसिस्टेंस दे रहा है। तो हम लोग को रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, हम लोग को निकालना होगा स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं हम लोग, V2 माइनस V1, या फिर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आप V3 माइनस V2 करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा I3 माइनस I2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया रेसिस्टेंस के निकालने के लिए V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई I, तो ऊपर में V रहेगा इसीलिए V2 माइनस V1 और नीचे I2 माइनस I1। अब जैसे कि V2 मेरा 4 वोल्ट था और V1 मेरा 2 वोल्ट था, तो यहाँ पे 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट और यहाँ पे 6 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वोल्ट बाई 3 एम्पियर, डिवाइड करने पे 0.66 ओम आएगा। तो इस तरह से आपको रेसिस्टेंस निकालने पूछ सकता है, एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट के बारे में। तो इसका ऐसा यूनिट हमने अभी जस्ट निकाला कि इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम कब होगा। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जो आपका रेसिस्टेंस बनेगा वो कितना का बनेगा, 1 ओम का बनेगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके रिलेशन के ऊपर, तो रिलेशन बिटवीन एसआई और सीजीएस। तो देखिए पहली बात तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसके सीजीएस सिस्टम होता क्या है। तो देखिए इसका जो सीजीएस सिस्टम होता है वो होता है स्टैट ओम। तो 1 स्टैट ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्टैट वोल्ट बाई 1 स्टैट एम्पियर। ठीक है, अब अगर हम लोग से पूछा जाए कि इसका रिलेशन क्या है, तो देखिए एसआई सिस्टम होता है 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻11 स्टैट ओम होता है। आपको ये बात को याद रखना है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में और रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में। तो जैसे देखिए पहला यहाँ पे फैक्टर क्या है कि रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। जो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे देखिए क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर आप पतला वायर लेते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप पतला वायर लिए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया, आप घटाएं तो रेसिस्टेंस ऑब्वियस बात है बढ़ेगा। और अगर आप मोटा वायर लेते हैं मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि जैसे आपके पास जो वायर है वो सिल्वर का है या कॉपर का है या फिर आपका एल्युमिनियम का है। आपने कभी सुना है कि आपने अपने घर में आयरन का वायरिंग करवाया? क्या आयरन में करंट नहीं आता है? आता है। लोहा में करंट आता है ना, लेकिन हम लोग लोहा का वायरिंग करवाते हैं क्या? क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है। हम लोग वायरिंग करवाते हैं कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का। ठीक, तो उसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाला बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि रेसिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस मतलब कि उसका क्षमता बढ़े भी सकता है और घट भी सकता है, कोई भी सब्सटेंस का। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस ऑफ ऑल सब्सटेंस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर से क्या होता है, अफेक्ट करता है, किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस अफेक्ट करता है। तो देख लेते हैं जैसे कि इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, और कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी कारण से हम लोग हीटर का वायर क्या करते हैं, हीटर का वायर में कोशिश करते हैं कि उसका रेसिस्टेंस हम लोग बढ़ाएं ताकि उसका क्या हो जाए, टेम्परेचर भी बढ़ जाए। ठीक है, उसका एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे RT क्या है, रेजिस्टेंस इन एनी गिवन टेम्परेचर। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस। और R0 क्या है कि मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है वो, उस रेजिस्टेंस का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है वो। और जो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो T है वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या? ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास ये जो कंडीशंस है कि रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो उन सबको मिला करके ही हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक फिक्स रेसिस्टेंस। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और डिपेंड करेगा किस पे, एरिया पे। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं, लेंथ को अगर आप बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और एरिया को अगर आप बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A। ठीक है, लेकिन ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रो, और यही रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। और ये जो रेसिस्टिविटी होता है वो हर मटेरियल का फिक्स होता है। जैसे कि सिल्वर का कुछ फिक्स रेसिस्टिविटी होगा, कॉपर का कुछ फिक्स रेसिस्टिविटी होगा, तो रेसिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले रेसिस्टिविटी के यूनिट के बारे में, तो देखिए हम रेसिस्टिविटी को इधर ही रहने देंगे और बाकी सब उधर लेके जाएंगे। तो एरिया इधर जाएगा तो R इंटू ए हो जाएगा और लेंथ डिवाइड में आएगा तो R इंटू ए बाई एल। अब R का यूनिट होता है ओम और एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि मीटर स्क्वायर, और L का हो जाता है मीटर। अब दोनों को अगर हम यहाँ से काटेंगे, मीटर और ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर। मतलब कि आपका जो रेसिस्टिविटी है उसका यूनिट ओम मीटर आ जाएगा। तो गाइस अगर हम बात करें कि आपका जो एरिया है वो 1 हो जाए और अगर आपका जो लेंथ है वो भी 1 हो जाए तो क्या होगा, तो आपका जो रेसिस्टिविटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। जब यही रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो तो उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है फिर से आप रिकॉल कीजिए और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।